अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के एहतसाब से मुतालिक बयानियां एक बार फिर सवालात की जद में है। एक बार फिर हुकूमत पर सियासी इंतकाम के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की रिहाई, बरतानवी अदालतों से केसेस में बरीयत और माजरतों के बीच हुकूमत से सवालात हो रहे हैं। हुकूमत ने ऑपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात क्यों बनाए? क्या हुकूमत सियासी इंतकाम के जरिए ऑपोजिशन को खामोश कराना चाहती है? क्या एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमाओं के लिए है? हुकूमत अगर इल्जामात साबित नहीं कर सकती तो फिर रहनुमाओं को पाबंद सलासल क्यों किया जा रहा है? क्या इल्जामात के जरिए हुकूमत हद के इज्जत की मर्तकब हो रही है? क्या एहतसाब का नारा महज सियासत है? ये सवालात गुज़श्ता चंद रोज से ऑपोजिशन रहनुमाओं को बरतानिया और पाकिस्तान की अदालतों से मिलने वाले इंसाफ के बाद फिर से सर उठा रहे हैं। आज 25 माह के बाद आमदन से जायद असासाजात के केस में कैद पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह मंजूर कर ली गई है। कबल अजीज हिंद हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तहकीकात करे लेकिन खुर्शीद शाह को जेल में मुस्तकिल ना रखा जाए। अदालत ने कहा कि खुर्शीद शाह को नैब और कितना हिरासत पर रखेगी, 2 साल तो हो चुके हैं। रेफरेंस 2005 की ट्रांजैक्शंस पर बनाया गया, तब खुर्शीद शाह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, जबकि नैब ने किसी ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात नहीं दिखाई। पीपल्स पार्टी रहनुमा की रिहाई के बाद के एहतसाब बयानिए पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान मुतअद्दिद ऑपोजिशन रहनुमाओं को पाबंद सलासल रखा गया, मगर इसी असना के दौरान इल्जामात साबित हुए और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत अदालतों में पेश किए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की जानिब से कैलेबरी फॉन्ट पर मरियम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके बयान को जाली करार दिया गया, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ताहाल बयान पर मरियम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 2 रोज कबल भी उन्होंने कैलेबरी फॉन्ट का हवाला दिया। इस हवाले से वजीर आजम क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फॉन्ट आ गई, वो कैलेबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती। ये कैलेबरी फॉन्ट ही था जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया गया था, जबकि इसी कैलेबरी फॉन्ट की वजह से मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। लेकिन कैलेबरी फॉन्ट पर रिपोर्ट देने वाले नैब के गवाह रॉबर्ट रेडले ने अदालत के रूबरू तस्लीम किया है कि उसका पहला बयान गलत था और 2005 में भी कैलेबरी फॉन्ट मौजूद था। नैब गवाह के मुताबिक 2002 से 2006 तक विंडोज ने 6 फॉन्ट्स मुतारिफ कराए। इन फॉन्ट्स में कैलेबरी फॉन्ट मौजूद था, जबकि मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी अपील में इसी बयान को शामिल करने का इंदिया भी दिया है। इसी तरह गुज़श्ता 5 बरस के दौरान मुस्लिम लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ केसेस किए गए, उन पर इल्जामात आयद किए गए। इन केसेस, इल्जामात और हद के इज्जत के खिलाफ इसहाक डार ने बरतानवी अदालत से रुजू किया, जिसके बाद टीवी चैनल को उनसे माफी मांगना पड़ी। मुतनाज़ एहतसाब का किस्सा यहां पर भी खत्म नहीं होता। एसेट रिकवरी यूनिट और नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ तहकीकात के लिए बरतानवी क्राइम एजेंसी से राब्ता किया, मगर 21 माह की तहकीकात के दौरान हुकूमत पाकिस्तान कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद शहबाज खानदान के मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से एक बार फिर हुकूमत पर सियासी के इल्जामात सर उठा रहे हैं। पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है उसे मजाक बना दिया गया है। हमारी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम है, जो एहतसाब का निज़ाम है, उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और लंदन में अदालतों से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है और पाकिस्तान में नैब एहतसाब गर्दी के जरिए झूठे मुकदमे बना रहा है और वो सारी एविडेंस जो नैब ने और FIA ने लंदन के अदारों को दी, उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अब इन्हीं इल्जामात और सवालात के बीच वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी करने वाले बदतरीन ममालिक में शामिल है। कानून की हुक्मरानी के हवाले से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की 2021 की इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर है। पाकिस्तान की ये रैंकिंग ना सिर्फ दुनिया में बहुत नीचे है, बल्कि जनूबी एशियाई ममालिक में भी इसकी रैंकिंग हौसला अफजा नहीं है। और इस हवाले से नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश की कारकर्दगी पाकिस्तान से निस्बतन बेहतर है। सिर्फ अफगानिस्तान की कारकर्दगी पाकिस्तान से बदतर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बदउनवानी को काबू करने, बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और रेगुलेशंस के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस, अहले इक़्तिदार या अहले इख्तियार के तर्ज़ अमल में कानून की हुक्मरानी का उसूल और शफाफ हुकूमत के हवाले से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। सिविल जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 124वां और रेगुलेशन के हवाले से 130वां है। गुज़श्ता बरस 128 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इंसाफ के हवाले से बदतरीन ममालिक में क्यों शामिल है? इंसाफ की फराहमी में रुकावट कौन है? इन सवालात का जवाब मंगल को खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान दिया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि वजीर आजम मुतअद्दिद बार अदालतों को हदफ तनकीद बनाते रहे।
माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं है जिधर कानून की बालादस्ती नहीं है। एक माशरे ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती ना हो। तो कानून की बालादस्ती होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है, जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। जो कौम ऊपर गई है उसमें सबसे बड़ा काम उसने ये किया था, कानून की बालादस्ती लेके आए थे। तो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए। बाज़ अफराद की जानिब से रास्ता बंद किए जाने से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून की हुक्मरानी में सबसे बड़ी रुकावट बुरी हुक्मरानी है। डेप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अवामी रास्ता खुलवाने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए गए कि इस्लामाबाद में सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अवाम की जमीन पर बासर अफराद को दी जा रही है। जब इंतजामिया ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देगी तो आम आदमी कहां जाएगा। कानून की हुक्मरानी में सबसे बड़ी रुकावट बैड गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस की वजह से कानून की हुक्मरानी में पाकिस्तान 130वें नंबर पर आ चुका। बुरी हुक्मरानी की वजह से सारा मलबा और बोझ अदालतों पर डाल दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह अपनी तकरीर में फरमा रहे थे, अदालती सिस्टम खराब है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन आज अतर मिनल्लाह साहब के रिमार्क्स इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। यकीनन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के तनाजुर में बदतरीन तर्ज हुकूमत कानून की हुक्मरानी में रुकावट है। इसी तरह सियासी इंतकाम का तासुर भी मजीद गहरा होता चला जा रहा है। तर्ज हुक्मरानी पर मजीद सवालात उठ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 2018 का आम इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब के बयानिए पर लड़ा। आज खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिका ऑपोजिशन लीडर हैं। 25 माह के बाद यानी 2 साल से जायद अरसा जेल में काटने के बाद उनको जमानत मिली है। तो क्या कहिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतसाब का बयानिया कहां खड़ा है नदीम कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रेहान। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 3 साल से पहले बतौर एक सियासी पार्टी जो 22 साल स्ट्रगल की, उस पर भी बयान कि पाकिस्तान में इंसाफ, जहां भी इंसाफ के माशरे कायम है वो कौमें आगे गई हैं। और इस पिछले 3 साल में भी आपने देखा कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने आप को उन तमाम इदारों में इन्फ्लुएंस से लगा किया जहां माजी में हमेशा हुकूमतें जजिस से लेके और इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के हेड्स तक को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया करते थे। खुर्शीद शाह साहब का केस भी उन्हीं केसों की तरह एक केस है, जिस तरह से माजी में होता रहा। आज भी मैं समझता हूं अगर उनकी जमानत हो गई है तो बेल होना इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। नदीम कुरैशी साहब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात नदीम कुरैशी साहब, अदालत ने इस्तफसार किया नैब से, खुर्शीद शाह को नैब और कितना हिरासत में रखेगा, 2 साल गुजर चुके हैं। रेफरेंस 2005 की ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर बनाया गया, तब खुर्शीद शाह पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। यह इस्तफसार नैब से हुआ, इसका जवाब कोई नहीं था उनके पास। देखिए, मैं एक तो नैब का स्पोक्समैन नहीं हूं और मैं हर स्पेसिफिक केसेस हैं उनके हवाले से मेरा नॉलेज उतना ही है जितना किसी आम आदमी का हो सकता है। मैंने तो आपसे एक जनरल बात करनी है। मैं भी उसी थिंक टैंक का हिस्सा हूं अपनी जमात के, और एक आम पाकिस्तानी की तरह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि ये तमाम केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचने चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, तमाम इदारे, नदीम कुरैशी साहब, आप किसी इदारे के स्पोक्स पर्सन नहीं है, हुकूमती तर्जुमान तो जरूर हैं। आप मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक ना सिर्फ आप बल्कि आपकी हुकूमत के दीगर ज़ोमा भी कैलेबरी क्वीन का इल्ज़ाम उन पर लगाते रहे कैलेबरी फॉन्ट को लेकर, और आपकी नज़र से गुजरा होगा आज वो स्टेटमेंट जो रॉबर्ट रेडले ने तस्लीम किया है कि जो कैलेबरी फॉन्ट्स मुतारिफ कराए गए थे 2005 के अंदर, उनमें ये फॉन्ट भी शामिल था, और 2005 में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। यानी उस वक्त कैलेबरी फॉन्ट मौजूद था जो मरियम नवाज साहिबा ने इस्तेमाल किया। तो फिर वो जो इल्जामात आप लगाते रहे हैं, क्या उसका कुछ सबूत था आपके पास? देखिए, अब ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। मैं पहले खुर्शीद शाह साहब की बात करूंगा। नहीं, देखिए, उसमें तो आपने कह दिया कि आप नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। चलिए, जो बात आप करते रहे हैं मैं उस पर सवाल कर लेता हूं आपसे। मैंने एक स्पेसिफिक, देखिए, मैं एक स्पेसिफिक केस के हवाले से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस केस की इतनी ज्यादा नहीं है। देखिए, आपने मेरे प्रोग्राम में बारहा ये बात की है, क्या रखने के बाद कैलेबरी क्वीन का लफ्ज आपने मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं। अच्छा, देखिए, बात ये है, हमने देखना ये है कि क्या ये सारी चीजें ठीक तरफ जा रही हैं। आपसे मैं भी एक क्वेश्चन करता हूं। मैं रुकन असेंबली बना हूं 3 साल पहले, मेरे एसेट है 2 करोड़ रुपया, और मैं रुकन असेंबली के बाद अगर 20 साल के बाद मार्केट में मेरे एसेट्स बन जाए $बिलियन में, तो मुझे क्वेश्चन तो होना चाहिए ना जी। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, असम्पशंस के ऊपर फैसले नहीं होते, ये आपकी असम्पशन हो सकती है।
ये आपकी assumption हो सकती है, सबूतों की रोशनी में फैसला होता है, या सजा होती है तो सबूतों की रोशनी में होती है, ये assumptions पे नहीं होती, ना इल्जामात पे होती है। रेहान, खुदा को किसी ने नहीं देखा, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है। ये कुदरत का जो कारखाना है, इसमें बहुत सारी चीजें आदमी खुद भी एवेल्यूएट कर रहा होता है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमारे लिए, सबके लिए ये लम्हा फिक्री है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम जब तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेंगे, ना इदारों की इज्जत होगी, ना लोगों का इन इदारों पर एतबार होगा। जहां तक मरियम नवाज साहबा का आपने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने खुद ये सारी चीजें कोर्ट पॉइंट पे हैं, ये कोर्ट्स में सारी चीजें दी गई हैं, इन पे बड़ी डिबेट हुई है। और आपको एक चीज अर्ज कर दूं, अगर एक कतरी खत एक फैमिली की नदीम कुरैशी साहब, देखिए अब आप दूसरे इल्जाम पे आ गए, आप दूसरे इल्जाम पे आ गए हैं। सबसे पहले जरा कैलिबरी फॉन्ट की बात करें ना सर, तो सबसे पहले तो कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर जो आज फैसला हुआ है और जो गवाह थे नैब के, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, मेरा ख्याल है उस पर तो आपको अपने इल्जामात वापस ले लेने चाहिए फौरी तौर पर, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। कौन सा इल्जाम वापस लिया जाए? कौन सी ऐसी मनी ट्रेल इन्होंने दी है पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तानी अवाम को? अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, और कोई शख्स अगर क्वेश्चन करता है तो फिर कतरी खत और ये कैलिबरी फॉन्ट जैसी चीजें आ जाती हैं। देखें, हमने चीजों के एक एक नुक्ते के ऊपर नहीं जाना, हमने मेजर चीज देखनी है। भूखी पड़ती कौम, लोन लेती कौम, गैर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, अरबों रुपए की लोनिंग लेकर इस मुल्क को जो कर्जों के बोझ, चले फिर एक सादा सा सवाल है मेरा नदीम कुरैशी साहब आपसे। नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत आपकी है, आप ये कह रहे हैं कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बहुत सारी रुकावटें नहीं पहुंच रहे। ये तो आपको पता है सर कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, एवनफील्ड रेफरेंस केस हो, वो बाहर बैठे हुए हैं लंदन में, मरियम नवाज साहिबा बेल पर मौजूद हैं, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब बेल पर हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिनको आपने नैब ने गिरफ्तार किया, उसके बाद वो जमानत पर वापस आ गए। तो फिर क्यों नहीं हो रहा सर ये जो आपका एहतसाब का निजाम है, इतना मजबूत क्यों नहीं कर सकी हुकूमत? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, तमाम इदारों की आईने पाकिस्तान डोमेन का भी तयन करता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी का भी बताता है। हुकूमत ने कभी खुद कोई किसी इदारे ने इंटरफेयर नहीं करना होता, हुकूमत ने इंसाफ नहीं देना होता। आज अगर नैब आपको ये कहता है कि जी हमने 583 अरब रुपए की रिकवरी इन 3 सालों में की, और आप पिछले 20 साल की रिकवरी देख लें, तो आप समझ लें इन इदारों में बेहतरी आई है। मैं बेहतरी समझता हूँ अमल दखल जो पहले हुआ करता था। आप पंजाब एंटी करप्शन की रिकवरी देख लें, आप FIA की रिकवरी देख लें, और क्रिमिनल्स जो जितने बड़े स्टेटस वाले हों उनके खिलाफ कार्रवाइयां देख लें, तो आपको महसूस होगा कि पिछले 3 साल में गवर्नमेंट ने ना सिर्फ अपने लोगों को भी किसी तरह से नदीम कुरैशी साहब, 2 रोज पहले कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को हमने फिर से कहते सुना है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, और कानून की हुक्मरानी जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया, अतर मिनल्लाह साहब ने, वो कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी ना होने की बुनियादी वजह भी बदतरीन हुक्मरानी है, और हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए, चीफ जस्टिस साहब की राय, उनकी अपनी एक राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमें सबको अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौम से सच बोल रहे हैं, बड़ी जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बात कहना आसान नहीं है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा गया। जो मैंने देखा, ये वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है, ये ऑपोजिशन लीडर नहीं कह रहा। फिर मैं किसकी तरफ देखूं? अगर वजीर आजम नहीं कर सकता है तो फिर मैं ऑपोजिशन लीडर से इस्तफसार करूंगा, जिनको आप केसेस बनाते हैं, अंदर रखते हैं, उसके बाद वो भी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। एक और फैक्ट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं सर। अभी जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, और उसके मुताबिक 2021 की जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट कह रही है, यानी हमारे यहाँ ये मामला है कानून की हुक्मरानी का सर। 139 ममालिक में हम 130वें नंबर पर हैं, और अगर मैं लास्ट ईयर की आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूं तो 128 ममालिक में हमारा 120वां नंबर था, यानी हम मजीद नीचे गिरे हैं। बेहतरी कोई नहीं आई उसमें सर। रेहान, नेशनल लेवल पे बहुत बड़े एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। हमें जितने लोग, आप हैं, मैं हूं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अभी आपने कहा कि अपोजिशन लीडर्स को अंदर कर दिया जाता है, तो अब गवर्नमेंट ने अंदर नहीं किया ना। कोई शख्स अगर जेल गया है तो वो किसी केस में गया है, किसी क्रिमिनल चार्ज पर गया है। तो दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का परचम लहराने पर यह लोग, इनको अरेस्ट नहीं किया गया। इन पे अरबों रुपए की
मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इन पे अरबों रुपए की वो रकमें जो जिसका ये सोर्स बताने पर तैयार This is very unfortunate side of the picture that these cases are still hanging in the air. नदीम कुरैशी साहब, मुझे लास्टली सिर्फ ये कहिएगा सर कि आम इंतखाबात 2018 तो आपने एहतसाब के बयानिए पर जीत लिए, अब 2023 में किस बयानिए के साथ आएंगे आप? देखें, हमने आपको एक अर्ज करती इंसान के ज़िम्मे कोशिश है। मुझे जो शख्स मुझे लीड कर रहा है, जो पाकिस्तान का वजीर आज़म है, मुझे उसकी कैपेसिटी पर भी यकीन है, उसकी कमिटमेंट पर भी यकीन है, और मुझे ये भी 100% यकीन है कि इमरान खान की तरजीह नंबर 1 पाकिस्तान है। इंतखाबात लोग जीतते भी हैं, शिकस्त भी हो जाती है। हक का रास्ता अगर इतना आसान होता तो करबला में शहीद ना होते। मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपने स्ट्रगल करनी है। क्या आप और मैं ये बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई बेस्ट साबित हुआ 3 साल में? आप सिर्फ आम आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूं, कोई शुगर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लगाई हो, कोई फील्ड या सरे महल के साथ प्रॉपर्टी परचेज की हो, कोई एक चीज बता दें जो शख्स ने अपनी जात के लिए बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि डॉलर महंगा होने से आवाम को क्या क्या फायदे हासिल हो रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत की जानिब से महंगाई के हवाले से अजीब मंतक इख्तियार की गई है। आवाम को बताया गया कि महंगाई आलमी सतह पर ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई का रुझान है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस ने हुकूमत को बेगुनाह साबित करने के लिए मुसलसल इस पर प्रोपेगेंडा किया है। हुकूमती दावों पर यकीन कर लिया जाता अगर ज़रूरी मुल्क में सब्जियां सस्ती होती, फल अर्जा नरखों पर मिल जाते, दूध दही और गोश्त सस्ते दामों में मैसर आ सकते, शायद इन महंगी अशिया को आलमी बहरान के तनाजुर में देख लिया जाता अगर बैन अल-अक़वामी इदारे में इसकी रिपोर्ट सामने ना आती। आलमी जरीदे के मुताबिक महंगाई के एतबार से दुनिया के 43 ममालिक में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत से महंगाई में 12 दर्जे आगे है। महंगाई के एतबार से पाकिस्तान से सिर्फ 3 ममालिक अर्जेंटाइन, टर्की और ब्राज़ील आगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटाइन में है, जहां इसकी शरह 51.4% है। दूसरे नंबर पर टर्की है, जहां पर महंगाई की शरह 19.6% और ब्राजील में यह शरह 10.2% है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही, जबकि भारत इस फहरिस्त में 4.3 की शरह के साथ 16वें नंबर पर है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह -0.4% है। आलमी जरीदे ने हुकूमती दावों की नफी की है। दूसरी जानिब हुकूमत महंगाई को अजाब करार दे रही है, लेकिन जब अवाम सवाल करते हैं तो चेहरे छुपाकर भाग जाते हैं। इस हवाले से क्या मंजर दिखाई देता है जब महंगाई का सवाल होता है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पेट्रोल का लीटर था और अभी 140 तक इसलिए पहुंच गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चल रहे हैं और पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में है तो ये अवामों के ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से ऊपर से पैसे लेते हैं। ये लोग नाफरमान हैं तो अल्लाह ताला ने अजाब में भेजा है। कीमतों के लिहाज से और जो एक्सचेंज रेट है उसके लिहाज से देखिए, कीमतों के लिहाज से सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। पाकिस्तान कोई अकलौता मुल्क नहीं है जिसमें महंगाई हो रही है। पाकिस्तान में जो अभी महंगाई है ये एक यूनिक डेवलपमेंट नहीं है, इट्स अ ग्लोबल डेवलपमेंट। महंगाई कोई मसला नहीं है या महंगाई अल्लाह का अजाब है, मगर इन सब के बावजूद महंगाई थमने में नहीं आ रही, काबू में नहीं आ रही है। रवा वाली साल के 3.5 माह में डॉलर 16 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ, जबकि इस दौरान रुपए की कदर 10.4% नीचे गिरी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत का दावा है कि डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान को फायदा होता है। यह दावा कोई आम हुकूमती ओहदेदार नहीं बल्कि आला तरीन ओहदे पर बैठे गवर्नर स्टेट बैंक कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये कह रहे हैं। रजा बाकर के मुताबिक डॉलर महंगा होने से बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने घर ज्यादा पैसे भेज सकते हैं। ऐसा ही एक दावा हुकूमत की जानिब से माजी में भी किया गया था। गिर रहा है अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के ख़ानदान को पहुंच रहे हैं। डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे हमें फायदा हुआ कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 4 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है।
अब गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब से हमारा इस्तफसार है कि मोहतरम रजा बाकिर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, लेकिन जनाब अली ये पैसे खर्च पाकिस्तान में होने हैं। इस पाकिस्तान में जो महंगाई में चौथी पोजीशन पर है और तीसरी पोजीशन के लिए ब्राजील से मुकाबला कर रहा है। आली मरतबत हमें तो 22 बरस में मईशत का और ही सबक पढ़ाया गया है, और वो क्या समझाया गया है जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। डिवैल्यूएशन का रुपया गिरा है तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी नाहिली की वजह से। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है, कौम गरीब हो गई है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब फरमाते हैं कि डॉलर महंगा होने से समंदर पार पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा पैसे अपने अजीज और अकारिब को पाकिस्तान में भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो स्टेट बैंक की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, स्टेट बैंक चाहता है ये? ऑफ कोर्स, इसमें तो दो ओपिनियन है नहीं है कि ये सोचे समझे साजिश के तहत ये किया गया है। और ये मैं बताऊं कि जब आपके पास कोई चीज़ बन ना पाए, आपने एक काम कर दिया है IMF के कहने पे, ये किसी मार्केट मैकेनिज्म से 172 या 74 पे नहीं पहुंचा है, ये IMF के कहने पे हुआ है कि आपकी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम अगर वाशिंगटन में पहुंचती है हमसे मुज़ाकरात के लिए, तो इस एक्सचेंज रेट को आपने इस सतह पे 172 173 पे लेकर आना है, फिर आप आए हमारे पास में। सो दिस वाज द प्रायर एक्शन, वो कर दिया है। मुल्क में हाहाकार मच गया है। अब हर शख्स जो है उसको, क्योंकि जवाब नहीं है अब आपके पास में, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, तो इस किस्म की इडियोटिक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो तो उन्होंने तो ये कह दिया कि $3 बिलियन जो है इस साल रेमिटेंस उनको ज़्यादा आएगा, या 3 बिलियन जो है वो डॉलर ज़्यादा आएगा। और चूंकि 10% करेंसी डिवैल्यू हो गया है, तो इससे तकरीबन 520 बिलियन रुपया एडिशनल चला जाएगा उन फैमिलीज़ में। 500 बिलियन रुपया उन फैमिलीज़ में एडिशनल चला जाएगा। तो भाई कितने हैं पाकिस्तान में वो लोग जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी के जो है उनके रिश्तेदार हैं और उनके डॉलर पे वो डिपेंडेंट है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग ये तजवीज कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम स्टेट बैंक ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज रख देना चाहिए, फिर रख देना चाहिए। मैं 22 करोड़ अवाम की बात कर रहा हूं जिसको उन्होंने डेट के जंजीर में जकड़ दिया है। कितना डेट हम पे चढ़ चुका है अब तक। मई 2002 से 2012 मई 2 2021 से मई से शुरू हुआ ना ये सिलसिला, और आज एज वी स्पीक ये तकरीबन 21 रुपए से ऊपर ये करेंसी डिवैल्यू हुई है हमारी। हमारा पब्लिक डेट जो है डॉलर की शक्ल में $90 बिलियन का है। तो इस करेंसी के डिवैल्यूएशन से 1890 बिलियन रुपए का डेट पाकिस्तान पे चढ़ गया है। 1890 बिलियन का डेट पाकिस्तान पे पब्लिक डेट चढ़ गया है। और चूंकि डेट बढ़ा है हमारा, तो इसका जो कंपोनेंट है एक्सटर्नल पब्लिक डेट का, उसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट 4% है। तो इसमें आप 76 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट में भी ऐड कर दें तो ये तकरीबन 2000 अरब का इन्होंने पाकिस्तान पे डेट की शक्ल में और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में ये ऐड कर दिया है ऑलरेडी। तमाम हमारे इंपोर्टेड इनपुट्स जो हैं, जो इंडस्ट्रीज के हैं, तमाम इंपोर्टेड इनपुट्स, उनके लैंडेड कॉस्ट सबकी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से इसका इन्फ्लेशन और ख़ासकर फूड इन्फ्लेशन पे बहुत गहरा इसको होगा, इसका इम्पैक्ट, और गरीबों पे सबसे ज़्यादा होगा। हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं,
हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हर वो चीज पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं कि एक तो आपने बताया कि जो एक्सटर्नल सर्विसिंग है, एक्सटर्नल बर्डन हम पर कितना बढ़ गया है, उसका वॉल्यूम क्या है। दूसरी तरफ जब ये स्टेटमेंट आ रहा है तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कभी न्यूयॉर्क में होते हैं, कभी वॉशिंगटन में होते हैं, बारके IMF के साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, और IMF एक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर देता है जिसमें हौसला अफजा दिखाई देती है कि हमारे यहाँ महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, GDP हमारा 4% होगा। तो ये बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है? क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ आएगी, डॉलर बढ़ेगा, दूसरी तरफ एक और किस्म की आउटलुक रिपोर्ट दिखाई दे रही है। तो ये है क्या सर? क्या ये IMF और हमारी स्टेट बैंक की, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई साजबाज चल रहा है सर? देखिए, साजबाज तो मैं चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे इतना पता जरूर है, और मैं स्टेट बैंक के गवर्नर के एक्ट्स जो एक्शन वो ले रहा है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि इसने इस मुल्क को तबाह करने के लिए तमाम इकदाम किए हैं। जिस हुकूमत ने इसे गवर्नर बनाया है स्टेट बैंक का, यह पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का यह आदमी है। उसको जिस हुकूमत ने इसको गवर्नर बनाया है, उसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने, इसी हुकूमत को आज सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया है इस शख्स ने। लेकिन मुझे हैरत है इस हुकूमत वक्त पे जो आज तक समझ नहीं पाई है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। बड़े अफसोस की डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिफेंड कर रहे हैं वहां पे। बहुत सारे लोगों की तो ये भी तजवीज़ है कि गवर्नर साहब ने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, या उन्हें शामिल हो जाना चाहिए। है ना करी है, ये उनका अपना जाती फेल है, लेकिन अब तक जितने भी इकदाम किए हैं वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इन तमाम पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको बता दूं। बॉटम लाइन, वन लाइन में डिटेल में टेक्निकल हो जाता है। जी। आपका डिफेंस बजट खतरे में है। एज वी स्पीक, इस वक्त जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है आफ्टर गिविंग इन टू प्रोविंसेस अंडर NFC अवार्ड, जो बचता है वो इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करने के काबिल है बस, और 50% ऑफ डिफेंस बजट, और बाकी तमाम चीजें 50% डिफेंस बजट, बोरोड रिसोर्सेज पे, तरक्याती प्रोग्राम बोरोड रिसोर्सेज पे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बोरोड रिसोर्सेज पे, जो सब्सिडी दे रहे हैं बोरोड रिसोर्सेज पे है सब। लेकिन आज जो इकदाम किए गए हैं, पिछले 3 महीनों से जो इकदाम हुए हैं, 3 से 4 महीनों में, मुझे तो डर यह है कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट इतना बढ़ जाएगा और हमारे रेवेन्यू जो फेडरल रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ शायद इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करने के काबिल हो जाए, आपके टोटल डिफेंस बॉर्डर रिसोर्सेज पे होगी। ये एजेंडा है गवर्नर स्टेट बैंक का। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस बजट खतरे में है और जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो तो हमारा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट खास तौर पे 18th अमेंडमेंट के ऊपर सवाल करती रही है। फिर आपने कहा NFC अवार्ड्स के तहत सूबों को उनका शेयर चला जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट की किटी में क्या बचेगा? तो वफाकी हुकूमत तो ऑलरेडी रेवेन्यू सोर्सेज तलाश करने की बात करती है और फिर प्रोविंसेस से ये शकवा भी करती है कि पैसे उनके पास चले जाते हैं। तो वफाकी हुकूमत फिर ऐसे में क्या करेगी डॉक्टर साहब? ये मुझे लास्टली बता दीजिएगा। यही कर रही है जो कर रही है, और क्या कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट? ये मैं आपको बता दूं, द अल्टीमेट टारगेट इज योर कंट्रीज डिफेंस बजट। अल्टीमेट टारगेट। किसी को शक है आए मुझसे डिस्कस करे, मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। गवर्नर साहब को सिर्फ ये बता देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए से कि ये इजिप्ट नहीं है गवर्नर साहब, ये पाकिस्तान है। यहां पर हम समूह की नजर आप पे है, आप क्या काम कर रहे हैं, किस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, ये हम सबको पता है। आप इस मुल्क को बहुत नुकसान आपने पहुंचा दिया है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, आप चले जाओ इस मुल्क से। बहुत आपने एजेंडा इंप्लीमेंट कर दिया, इतना इंप्लीमेंट कर दिया है कि सफिशिएंट है। पाकिस्तान 3 से 5 साल तक इसी में फंसता रहेगा। आपने अपना काम पूरा कर दिया है, आप चले जाओ यहां से, ये ज्यादा आपके लिए मुनासिब है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हो। जब भी तो आपने इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक के लिए प्रचार किया था,
इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, ताकि हुकूमत पाकिस्तान से भी आज़ाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ आवर इकॉनमी, और हमारा डिफेंस बजट वो कहते हैं बॉटम लाइन ये है कि खतरे में है। ब्रेक लेंगे। मुल्क की सियासत में ख़वातीन की किरदार कुशी उरूज पर कैसे पहुंची है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मीडिया के अंदर क्या होगा, वो प्रोग्राम्स हों जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आए, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के अब टीवी नहीं देख सकते, वहाँ इस तरह की चीजें हैं देहात के अंदर, खास तौर पे कंजर्वेटिव फैमिलीज है हमारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मीडिया को अखलाकियात बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस से सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी की मुहिम चलाने वाले नामालूम अकाउंट्स सरगर्म हैं। माजी में हुकूमत पर तनकीद करने वाली कई सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। इस मुहिम में हालिया इजाफा आसमा शिराजी की सूरत में हुआ है, जिन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि ख़वातीन सहाफ़ियों को ट्रोलिंग का निशाना कौन बना रहा है? ख़वातीन सहाफ़ियों पर ज़ाती हमले क्यों किए जा रहे हैं? सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने वाली सहाफ़ी ख़वातीन ही ट्रोलिंग का निशाना क्यों बन रही हैं? और बार बार निशानदेही की जाती है, लेकिन इस निशानदेही के बावजूद ट्रोलिंग क्यों की जा रही है? ये सिलसिला थमने में क्यों नहीं आ रहा है? इन नामालूम अकाउंट्स को किसकी आशीर्वाद हासिल है? आज इन्हीं सवालात का जवाब वज़ीर ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने दिया है। वो क्या कह रहे थे आपके सामने रखता हूं। एक बात बताइए, आप यहाँ सहाफत करते, मैं आपको गाली दूंगा, गांव में बैठा आपका ताए का बेटा, उसको नहीं पता कि वापस जवाब कैसे देना है। मैं आपको गाली दूंगा, वो वापस आपको मुझे गाली देगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे, और आप फिर उसका लबादा लेके ये कहेंगे आई स्टैंड विद दैट पर्सन। अब ये गालियां कौन दे रहा है? मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया है। ख़वातीन सहाफ़ियों को निशाना बनाने वाले टाइगर्स हुकूमती सरपरस्ती में सहाफ़ियों पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि इस मुहिम की इब्तिदा खुद डॉक्टर शहबाज गिल, हम्माद अज़हर और तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई। सरकारी मुहिम में टाइगर्स ने सवाब समझकर हिस्सा लिया और खातून सहाफ़ियों का साथ देने वाले अफराद को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर टाइगर्स ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें शायद निजी महाफिल में भी दोहराया नहीं जा सकता है। ऐसे ट्रेंड शुरू किए गए जो शायद बाजारों में भी सुनने को नहीं मिलते हैं। पीटीआई के टाइगर्स ने अखलाकियात का ऐसा जनाजा निकाला कि जिसकी नज़ीर ज़माने जाहिलियत में भी नहीं मिलती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी में जलसों में रिपोर्टिंग करते हुए ख़वातीन को हिरासा किया गया, उन पर जुमले कसे गए, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बादज़ा इक़्तिदार में आने के बाद महर अब्बासी, बेनज़ीर शाह, गरीदा फारूकी और सना बुच्चा समेत मुतअद्दिद ख़वातीन के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। लेकिन आज एक बार फिर हुकूमती तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर मुहिम का दिफा कर रहे हैं। आपको एक नोटिस आया था, एक मोहतरमा से मैं पूछता हूं एफबीआर का, तो आप किसी और घर जाके वहां से आपने नोटिस वापस करवाया था, जो कि मैं एफबीआर से कहता हूं दोबारा दें। मोहतरमा से पूछें ये F8 के अंदर इतना बड़ा घर कहां से आया था, जवाब दें इसका। सीडीए में अपने भाई साहब की नौकरी का जवाब भी दें, जवाब इन चीजों के दें, सियासत इधर करें, उम्रे और हज्जों के जवाब दें। अब कौम को और सहाफ़ियों को अखलाकियात का दर्स देने वाले शहबाज गिल जब से हुकूमत के तर्जुमान बने हैं, उनके बयानात मुतनाज़िर रहे हैं। वो कभी सहाफ़ियों को पटवारी होने का ताना देते रहे हैं और कभी मरियम नवाज शरीफ पर अखलाक बाख्ता हमले करते रहे हैं। उन्होंने अपने हर मुखालिफ को ऐसे अल्फाज में याद किया है जो शायद हमारे कल्चर का हिस्सा तक नहीं। बुढ़ी मरियम नु मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नु मेरा अज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। जुबान में समझ आए उससे उसी तरह से बात करो। जर्नलिस्टों की खाल पहन के पटवारी और नून लीग के लोग होते हैं जो सवाल नहीं करते, आपकी तरह रिमार्क्स देते हैं। अब ये तहरीक इंसाफ हुकूमत का अलमी है कि यहाँ खातून सहाफ़ियों को ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है, ख़वातीन सहाफ़ियों को गंदी गालियाँ दी जाती हैं, उनकी ज़ाती मालूमात आम की जाती हैं। ख़वातीन सहाफ़ी जो है ऑनलाइन हमले हुकूमती अहदेदारों की जानिब से शुरू कराए जाते हैं उन पर, और फिर एक बड़ी तादाद में ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो हुक्मरान जमात से वाबस्तगी का ऐलान करते हैं इन हमलों को हवा देते हैं। मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपके वज़रा अखलाकियात का दर्स तो देते हैं, मगर क्या हुकूमती सफ़ों में कहीं अखलाकियात मौजूद हैं? सोचिएगा ज़रूर। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि शहर लाहौर में जिंदगी क्यों अजीरन बन गई है। इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुज़श्ता 3 रोज से लाहौर के शहरियों को एक दिक्कत दरपेश है। इस वक्त लाहौर के बेशतर हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। चौक यतीम खाना और बाबू साहबों का अतराफ बंद होने के बायस शहरियों का मोटरवे पर दाखिला भी मुश्किल हो गया है। एक साल में तीसरी बार लाहौरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया, मगर हुकूमत माजी की तरह इस बार भी मामले को मिस हैंडल करती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत का दावा है कि वो कोई भी गैर कानूनी वादा पूरा नहीं करेगी, जबकि मुजाहिरीन से आनी हाथों से गए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ने क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। अगर किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। वज़ीर दाखिला के ऐलान और मुमकिन ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब पुलिस की भारी नफरी चारों तरफ मौजूद है। वाटर कैनन है, गाड़ियाँ, एंटी रॉयड्स फोर्स है, बड़ी तादाद में गैस शेल और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि माजी की तरह इस मामले को हुकूमत मिस की बजाय इसको खुशउस्लूबी से निभाए, ताकि शहरी जिनकी ज़िंदगी अजीरत हुई है वो सुख का सांस ले सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।